हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सिविल बडी में। मैं हूं अमित सिंह भदौरिया। जैसा कि आपको पता है 5000 MCQs की जो हमारी सीरीज चल रही है, उस सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं खनिज वाला जो हमारा टॉपिक है उसका पार्ट 3। ठीक है, ये हमारा लास्ट पार्ट है खनिज का। इससे पहले के 2 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं उन्हें आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए खनिज वाला जो हमारा पार्ट है, खनिज वाले पार्ट में इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं वो हमने देख ली थी। बाकी की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आगे चल के हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, परमाणु खनिज के बारे में, या फिर अपने जो ऊर्जा वाले जो खनिज हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले परमाणु खनिज के बारे में। परमाणु खनिज या आणविक खनिज कौन कौन से हैं? तो राजस्थान में यूरेनियम और थोरियम प्राप्त होता है। अगर हम बात करें कि ये कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, कौन कौन सी जगह है राजस्थान में, तो ये चीज समझना आप। एक तो है पाली, पाली से आपका थोरियम फाइंड आउट किया जाता है, और भीलवाड़ा, यानी कि पाली और भीलवाड़ा ऐसी जगह है जहां से हमें थोरियम प्राप्त होता है। और ये ध्यान रखना कि थोरियम जो है जगह अगर पूछ ले तो आपकी पाली में तो है भद्रावन, और भीलवाड़ा में है सरदारपुरा। भद्रावन, सरदारपुरा, जिला पाली और भीलवाड़ा। अगर मैं बात करूं यूरेनियम की कि यूरेनियम कहां से प्राप्त होता है, तो यूरेनियम हमें प्राप्त होता है, एक तो सीकर में है जगह है, खंडेला की पहाड़ियां और रोहिला का क्षेत्र, ये 2 जगह हैं। अब यहाँ पर खंडेला की पहाड़ियां क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछने की जो फ्रिक्वेंसी है वो खंडेला की पहाड़ियों से ज्यादा है एज कंपेयर देन अदर टॉपिक्स। ओके, नेक्स्ट, यूरेनियम और कहां से मिलता है? उदयपुर जो है, उदयपुर से भी मिलता है यूरेनियम। उदयपुर में जगह अगर पूछता है तो उमरा, जगह कौन सी? उमरा है। अब यहाँ जब भीलवाड़ा की बात हो रही है तो भीलवाड़ा के लिए ऑलरेडी याद रखना, भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी या माइका सिटी भी कहते हैं। टेक्सटाइल सिटी या माइका सिटी भी कहते हैं। जैसे मैं लास्ट टाइम कहा था माइका के बारे में, मैंने कहा था अभ्रक के बारे में कि माइका जो होता है, अभ्रक जो होता है, इसके लिए याद रखना कहां से मिलता है, ये भीलवाड़ा से मिलता है। अभ्रक को खनिजों का बीमार बच्चा कहते हैं। अब बीमार बच्चा, खनिजों को बीमार बच्चा किसे कहते हैं? ये अभ्रक को कहते हैं, क्योंकि देश की 20 बड़ी खाने हैं, उनसे लगभग कितना 50% ही उत्पादन हो पाता है इसका। ठीक है ना, 50% उत्पादन होता है इसका, ध्यान रखना। 20 खाने हैं देश में, अपने पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। 20 बड़ी खाने हैं, उनसे 50% उत्पादन किसका होता है? ये माइका का होता है, अभ्रक जिसे कहते हैं। और इसे किसे क्या कहा जाता है, इसका उपनाम क्या है? इसे कहा जाता है, अभ्रक को खनिजों का बीमार बच्चा भी कहा जाता है, क्योंकि बीमार बच्चा है। ठीक है ना, अभ्रकों का। तो जहां भी लेने जाएंगे वहां पे जरूर साथ में आ जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं ऊर्जा ऊर्जा वाले जो खनिज हैं, ऊर्जा वाले खनिज जो हैं वो कौन कौन से हैं। देखो, ऊर्जा वाले खनिजों की अगर मैं बात करता हूँ, ऊर्जा वाले खनिजों में सबसे पहला जो नाम आता है आपका वो आता है पेट्रोल का, पेट्रोलियम। देन फिर आपका नाम आता है प्राकृतिक गैस, कोयला। अब इन तीनों में से ध्यान रखना कि आपसे 1 बाय 1 स्टडी की जाएगी, एक एक करके आपसे बताया जाएगा, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, इन तीनों से क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान रखना, इन तीनों से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो हमारे लिए तीनों ही इंपॉर्टेंट है, एक एक करके सबके बारे में हमको पढ़ना होगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या करना है मुझे, एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं पेट्रोलियम की, कि पेट्रोलियम क्या होता है, मतलब क्या है इसका, तो पेट्रोलियम जो है वो 2 चीजों से मिलकर बना है। एक तो आपका है पेट्रो और दूसरा है ओलियम। पेट्रो का मतलब होता है चट्टाने, पेट्रो का क्या मतलब होता है? चट्टाने। और ओलियम का मतलब होता है तेल, ओलियम का मतलब क्या होता है? तेल। यानी कि पेट्रोल जो है अगर आपको मिल रहा है, यानी ऑयल मिल रहा है चट्टानों से, उसे बोला जाएगा पेट्रोलियम। ये सीधा सीधा मतलब है। अब देखो काम की बात है, ये तो फालतू की बात थी, काम की बात देखो। काम की बात क्या है, राजस्थान में पेट्रोलियम का सर्वाधिक भंडारण या उत्पादन कौन से जिले से होता है? बाड़मेर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान में पेट्रोलियम का सर्वाधिक जो भंडारण है और उत्पादन कहां से होता है? बाड़मेर। बाड़मेर में बाढ़ आती है पेट्रोल की, बाड़मेर में बाढ़ आती है पेट्रोल की, इस तरह से याद रखना। राजस्थान में जो है पेट्रोलियम के भंडारण की अगर मैं बात करूं, टोटल 4 बेसिन है। इन 4 बेसिनों में राजस्थान में क्या है, पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। चारों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर की बात कर लेते हैं, टॉप की तरफ ऊपर में ये वाला जो बेसिन है, हैच करके मैं जिसे दिखा रहा हूँ, ये है आपका बीकानेर नागौर का बेसिन। बीकानेर और नागौर का बेसिन है। यहाँ पर है एक तो भंडारण जिसे ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है ये ऑपरेट करता है, एक्सआर गंगानगर। ठीक है, और दूसरा एक्सआर गंगानगर, एसआर जिसे बोलते हैं, एसआर गंगानगर, और ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL। नेक्स्ट है फिर जिसके इसके पास में जो कि आपका जैसलमेर वाला जो सेल्फ बेसिन जैसलमेर है, राजस्थान सेल्फ बेसिन, ये वाला। इसमें क्या है, यहाँ पर कौन ऑपरेट करता है? ONGC एक तो, और दूसरी कंपनी है PDUSA वेनेजुएला। अब नीचे की तरफ जैसे आप आएंगे बॉटम में, जैसलमेर से नीचे बाड़मेर की तरफ, तो बाड़मेर सांचौर बेसिन आता है। यहाँ पर है केन एनर्जी,
अब ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है केन एनर्जी, क्योंकि राजस्थान में बाड़मेर में रिफाइनरी का काम चल रहा है जोरों शोरों पर, आपको पता है। और यहाँ पर कौन एक्टिव है? केन एनर्जी। तो आरपीएससी एईएन का जो पेपर हुआ था, आरपीसी एईएन का जो पेपर हुआ 2018 में, उसमें ये सवाल आया था केन एनर्जी का, कि बाड़मेर में जो रिफाइनरी का जो काम चल रहा है वहाँ पर कौन सी कंपनी है, कौन कर रहा है वहाँ पर रिफाइनरी का काम, या वहाँ पर जो रिफाइनरी से रिलेटेड कौन सी कंपनी है जिसके अंतर्गत ये सारा का सारा मामला चल रहा है। तो ये केन एनर्जी के अंतर्गत मामला है यहाँ पर, यानी ये कंपनी यहाँ पर वर्क कर रही है, ऐसा वहाँ पर क्वेश्चन आया था आरपीएससी 2018 में। तो अब यहाँ पर आपको क्या है, सारे याद रखने कौन सी कंपनी किस बेसिन में कौन सी जगह काम कर रही है। विध्वन बेसिन की बात करें तो विध्वन बेसिन में कौन है? ओएनजीसी है और के एनर्जी, यहाँ पे ये दोनों के दोनों हैं, ठीक है, यहाँ पर ये दोनों के दोनों हैं। तो इन कंपनियों के नाम याद रखने, इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। अब देखिए, पेट्रोलियम का सर्वाधिक भंडारण मैंने बताया, उत्पादन बताया बाड़मेर में होता है। कहाँ होता है? बाड़मेर में होता है। अगर आपसे पूछा जाता है बाड़मेर में होता है, और बाड़मेर में भी अगर ये पूछा जाए कि कौन सा बेसिन है, तो बाड़मेर सांचौर जो बेसिन है वहां पर है। बेसिन पूछ लिया जाए बाड़मेर सांचौर है, और जिला पूछा जाए तो बाड़मेर है, ठीक है। अब देखो, पेट्रोलियम के उत्पादन की क्षेत्र की बात करें, अब क्षेत्रों के नाम बता रहा हूँ मैं। बाड़मेर में क्षेत्र जो है, बाड़मेर पहले नंबर पे हो गया। अब इस बाड़मेर में क्षेत्र कौन कौन से? एक तो है नगाना, फिर आपका कोसलू, वायतू और गुड़ामलानी। और कौन सा है? गुड़ामलानी। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, आपसे जगह पूछी जाती है कि कौन सा कुआं है, कौन से कुएं का नाम क्या है, ये एक बार पूछ लेते हैं, मतलब तेल कहाँ से निकाला जाता है। तो नगाना में तो है मंगला, कोसलू में है सरस्वती, वायतू में ऐश्वर्या और गुड़ामलानी में रागेश्वरी। और इसके अलावा और पेट्रोलियम के कुएं की बात करें, बाड़मेर के अन्य कुएं जहां से पेट्रोल निकाला जाता है, विजया है, शक्ति है, भाग्यम है, कामेश्वरी है। समझ में आया कि जिला तो मैंने बता दिया बाड़मेर, जगह ये लिखी हुई है, जगह मैंने बता दी कोसलू, वातलू, गुड़ामलानी, और जो कुएं हैं वो कुएं के नाम यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका मंगला। राजस्थान का प्रथम पेट्रोलियम कुआं जहां से उत्पादन हुआ था, 2009 से ये शुरू हुआ था, ये कौन सा था? मंगला ही था, सबसे पहले जो बना था। और वर्तमान में पेट्रोलियम का उत्पादन सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो भी मंगला ही है। तो मंगला क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है पेट्रोलियम के हिसाब से, कि सबसे पहले पेट्रोल कहाँ से निकला और सबसे अधिक भी कहाँ से निकल रहा है? मंगला से निकल रहा है। तो मंगला क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मंगला का अगर ये पूछ ले कि मंगला जो है किस जगह पर है, तो नगाना में। नगाना कहाँ पर? बाड़मेर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब जैसलमेर में। बाड़मेर की बात कर ली, अब जैसलमेर की। जैसलमेर में याद रखना ट्रिक से, बाग में सादा तना चने वाला। तो जो चना होता है, चने का जो तना होगा, चने का जो पेड़ होगा, वो क्या है? सीधा सादा है, ठीक है ना। बाग में खड़ा है सीधा सादा, इस तरह से याद रखना। तो बाग में आएगा बागे वाला, सादा से आएगा सादे वाला, तना से आएगा तनोट, और चने वाला से आएगा चिने वाला। तो चिने वाला में तो ओएनजीसी वर्क कर रहा है, तनोट में भी ओएनजीसी है, सादे वाला ओएनजीसी, बट बागे वाला में क्या है? पीडी यूएसए है, जो कि वेनेजुएला की है, ठीक है। अब देखो, बीकानेर की बात कर लेते हैं। जगहों के बारे में अब कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए जगह मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में तुबरी वाला, बीकानेर में जो जगह है वो तुबरी वाला है। और यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है? पूनम क्षेत्र है। क्षेत्र का नाम याद रखना, पूनम क्षेत्र, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूनम क्षेत्र एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। तो पूनम क्षेत्र की क्या खोज जो है OAIL ने की थी और ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा की गई थी। अगर मैं स्थिति की बात करूं, ये है कहाँ पर? तो ये है आपका बीकानेर और नागौर बेसिन में। कहाँ पर है? बीकानेर और नागौर बेसिन में है। उत्पादन की बात करें तो लगभग 30,000 बैरल पर डे यहाँ से का उत्पादन किया जाता है। पेट्रोलियम उत्पादन में राजस्थान का जो देश में अगर मैं बात करूं तो देश में क्या है? राजस्थान में देश के हिसाब से दूसरा स्थान है राजस्थान में। पहला कौन सा है? पहला तो बॉम्बे हाई का है और दूसरा राजस्थान का है। तो देश में हम क्या है? सेकंड स्थान पर पेट्रोलियम उत्पादन में। बॉम्बे हाई बाद दूसरा स्थान है। तो बॉम्बे हाई कहाँ पर है ये ध्यान रखना। तो ये कहाँ है बॉम्बे हाई? मुंबई के पास में एक पॉइंट है जिसे मुंबई हाई कहा जाता है। और बॉम्बे हाई में क्या है? वहाँ से पेट्रोल निकाला जाता है। ये वही ये पॉइंट क्या है एक्चुअल में? क्या है? समुद्र के अंदर है। कहाँ है ये? समुद्र के अंदर है, जमीन पर नहीं है। चलिए, राजस्थान में पेट्रोलियम का प्रतिदिन उत्पादन जो कितना होता है, प्रतिदिन बैरल कितना होता है? तो ध्यान रखना 1,60,000 से लेके 1,70,000 तक इसमें क्या होता है? उत्पादन होता है। 1,60,000 से 1,70,000 रुपये तक, 1,70,000 तक का प्रति बैरल का यहाँ पे क्या उत्पादन होता है। अगर आपको ये ध्यान हो कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, तो ध्यान रखना एक बैरल में 159 लीटर होते हैं, 159 लीटर। एक बैरल इक्वल टू 159 लीटर। अब देखिए, राजस्थान में पेट्रोल रिफाइनरी जो है बाड़मेर में है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो बजट बना था इसका, जब ये निकाला गया था, बजट कितने का था? इनका बजट था 43,129 करोड़ रुपए का। स्थान पचवद्रा बाड़मेर में। सहयोग किसका था? संयोग था राज्य सरकार यानी कि राजस्थान सरकार और एचपीसीएल। एचपीसीएल का जो परसेंटेज था वो 74 था और राजस्थान सरकार का था 26।
तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है कि किसका कितना कितना परसेंटेज था। बात समझ में आ गई? ये आपसे फिर से पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए किसका कितना कितना परसेंटेज है। ओके, कुछ विशेषताएं, विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि राजस्थान की पहली रिफाइनरी और देश की 26वीं रिफाइनरी होगी। राजस्थान की तो पहली रिफाइनरी है और देश की 26वीं रिफाइनरी है। इसकी उत्पादन क्षमता की अगर मैं बात करूं तो उत्पादन क्षमता है इसकी 9 मिलियन मैट्रिक टन। 9 मिलियन मैट्रिक टन इसकी क्या है, उत्पादन क्षमता है। ये रिफाइनरी जो है BS6 जो टेक्नोलॉजी उस BS6 पर आधारित होगी। ठीक है, तो देश की ये पहली इको फ्रेंडली रिफाइनरी है। तो इको फ्रेंडली रिफाइनरी की अगर मैं बात करूं तो देश की ये पहली इको फ्रेंडली रिफाइनरी होगी हमारी। पेट्रोलियम रिफाइनरी के साथ में पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा यहाँ पर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ रिफाइनरी नहीं, यहाँ पे पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अब प्राकृतिक गैस की। पेट्रोलियम की बात होगी, अब प्राकृतिक गैस की बात करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जो भंडारण या उत्पादन है पेट्रोलियम के बाद में प्राकृतिक गैस का, तो प्राकृतिक गैस की बात होगी जैसलमेर में। इंपॉर्टेंट है, जैसलमेर में होगी प्राकृतिक गैस की बात। पेट्रोलियम की बात हमने कहाँ की थी, बाड़मेर में। पेट्रोल की बाढ़ आ रही है बाड़मेर में, तो पेट्रोलियम बाड़मेर। और प्राकृतिक गैस कहाँ पर भैया, प्राकृतिक गैस आएगी जैसलमेर में। उत्पादन क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए आप एक ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। ट्रिक क्या हो सकती है, डंडे का गम राम तूने मन में घोटा। डंडे का गम राम तूने मन में घोटा। अब डंडे का गम से याद रहेगा, डंडे का मतलब रहेगा डंडे वाला, गम का रहेगा घुमाने वाला, और राम से बनेगा रामगढ़, तूने से बनेगा तनौट, और मन में बनेगा मनिहारी टिब्बा, और घोटा से बनेगा घोटारू। ये वो जगह है जहां से ये निकाला जाता है, यानी कि उत्खनन होता है किसका, प्राकृतिक गैस निकाली जाती है। तो याद रखना, राजस्थान में गैस उत्पादन सबसे पहले घोटारू से शुरू हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, घोटारू जो है सबसे पहले गैस यहाँ से उत्पादित की, कब, 1996 से। और राजस्थान में प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो फोकस एनर्जी के द्वारा होता है। तो जो कंपनी है वो कौन सी है, फोकस एनर्जी है, जो कि सबसे ज्यादा उत्पादन करती है गैस का। KN एनर्जी अलग है और फोकस एनर्जी अलग है, दोनों ध्यान रखना। अब देखिए सेकंड नंबर पे कौन आता है, सेकंड नंबर पे आता है बाड़मेर। जैसलमेर हो गया फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे है बाड़मेर। बाड़मेर का गुड़ामलानी रागेश्वरी जो है ये आपका जगह है जहां से फाइंड आउट किया जाता है। यहाँ से क्या, अभी हम क्या पेट्रोल भी फाइंड आउट कर रहे थे, और यहाँ से क्या होता है कि प्राकृतिक गैस भी निकाली जाती है। चलिए थर्ड है फिर आपका कोयला। कोयले की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक भंडारण और उत्पादन किसमें होता है, बाड़मेर में। बाड़मेर में पेट्रोल भी थी और अब कोयला भी बाड़मेर में। एंड अगर प्राकृतिक गैस की बात करें तो जैसलमेर आगे है। निर्माण काल के अनुसार कोयले के बेसिकली दो प्रकार है इंडिया में। कौन कौन से, एक तो गोंडवाना लैंड और टर्शियरी। तो गोंडवाना जो है 98% है, टर्शियरी 2%। ये टर्शियरी जो 2% है इसी का हिस्सा है जो राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। राजस्थान में ये वाला पाया जाता है। अगर मैं बात करूं कि कोयले के प्रकार कितने होते हैं, तो कार्बन के बेसिस पर इसको क्या है, अलग अलग भागों में बांटा गया। तो टोटल 4 पार्ट है। पहला तो एंथ्रेसाइड है, बिटुमिन, लिग्नाइट, पीट। एंथ्रेसाइड में लगभग 95% कार्बन होता है, बिटुमिन में 60 से 70% तक कार्बन होता है, और लिग्नाइट में 50 से 60% तक ये कार्बन होता है। पीट सबसे खराब कोयला माना जाता है क्योंकि इसमें कार्बन का परसेंटेज कितना है, 45 से 50% ही होता है। रंग की बात करें तो एंथ्रेसाइड जो है काला चमकीले रंग का होता है, बिटुमिनस काला भूरा रंग का होता है, और लिग्नाइट कैसा होता है, भूरा रंग का होता है। ठीक है, तो इनके रंग भी याद रखना, काला चमकीला होता है एंथ्रेसाइड। चलो अब देखो, अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। कोयला जो है, कोयला सबसे अच्छा कोयला कौन सा होगा, ये कैसे पता चलेगा, बताइए कैसे पता चलेगा। तो ये पता चलेगा कार्बन के बेस पर। अगर कार्बन ज्यादा है, हाई है, तो अच्छा कोयला है। ताप अगर उसमें ज्यादा होता है तो भी अच्छा कोयला है। अगर धुआं कम निकलता है तो अच्छा कोयला है। राख कम बनती है तो अच्छा कोयला है। और अगर वो जलाया जाता है, जलाने पर नीली लौ के साथ में जलता है, तो वो भी कोयला कैसा माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा। तो ये उसके क्या है, सर्वश्रेष्ठ कोयला के गुण है कुछ। कोयला कहाँ से प्राप्त होगा, तो बाड़मेर में। कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसकी भी ट्रिक है। ट्रिक क्या है, कपूर जागीरा भाद्रेस में। कपूर जागीरा भाद्रेस में। तो कपूर से आ जाएगा कपूरडी, जा से बनेगा जापीला, और गिरा से बनेगा गिरल, और भाद्रेस से बनेगा भाद्रेस। तो कपूरडी जो है, कपूरडी ये एग्जाम में पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कपूरडी जो है ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है। अब बात कर लेते हैं बीकानेर में कहाँ कहाँ से, मतलब बीकानेर में जो इंपॉर्टेंट है वो तो है पलाना, फिर है बीडनॉक, फिर है बरसिंगर, और फिर है गुड़ा, बरसिंगर और गुड़ा। तो इनमें इंपॉर्टेंट पलाना है। पलाना का आप याद रखना। पलाना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देश में सर्वश्रेष्ठ किस्म का जो लिग्नाइट है वो पलाना में उत्पादित होता है। पलाना कहाँ है, बीकानेर में। तो इंपॉर्टेंट है। पलाना किसके लिए फेमस है, पलाना फेमस है कोयले के लिए। कोयला किस, कोयले में भी कौन सा, लिग्नाइट। लिग्नाइट का सबसे बढ़िया किस्म का कोयला मिलता है यहाँ पर। कहाँ है ये है आपके बीकानेर में। बीकानेर कहाँ है, राजस्थान में। और राजस्थान कहाँ है, राजस्थान कहाँ है,
भारत में, इसलिए भारत में इसका क्या है, प्रथम स्थान है। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं नागौर के बारे में। नागौर में क्या है, मेड़ता सिटी है। इस मेड़ता सिटी में 11वें और मातासुक कसनाऊ क्षेत्र में, यहाँ पर भी क्या है, ये कोयला प्राप्त होता है। लिग्नाइट उत्पादन में राजस्थान का जो स्थान है, स्थान कौन सा है, तीसरा है, क्योंकि पहला स्थान तो है तमिलनाडु का, दूसरा गुजरात का। तो उत्पादन की दृष्टि से लिग्नाइट में हम तीसरे नंबर पर, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो क्वालिटी सबसे बेटर क्वालिटी मिल रही थी हमारे पास में। बेस्ट क्वालिटी कहाँ मिलती है, पलाना में। पलाना कहाँ है, बीकानेर में। अब देखिए, जो हमने खनिज पढ़े हैं, इन खनिजों को कहीं ना कहीं तो यूज होता होगा। अब किस खनिज का कहाँ यूज होता है, ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ का आपको मिलने वाली है। इस पीडीएफ में आप देख सकते हैं कि किस खनिज का कहाँ उत्पादन होता है। जैसे कि तांबा है, तांबे का जनरली यूज कहाँ होगा, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स जो वायर होते हैं, और या फिर आपको हो सकता है कि कोई बर्तन वगैरह बनाने हो, वहाँ पर यूज होगा। लोहे का कहाँ यूज हो सकता है, औद्योगिक मशीनरी में हो सकता है, मशीनरी वगैरह बनानी हो, मकान बनाने हो, या रेल के डिब्बे बनाने हो, पटरी बनाने हो, तो वहाँ यूज होगा। तो ऐसे इन सभी के क्या है, आपको यूज पता होने चाहिए, किसका यूज कहाँ होता है। तो ये आप पढ़ लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका खनिज की नीतियाँ। खनिज की कौन सी नीति कब आई थी, ये पूछ लेते हैं। तो खनिज की जो पहली नीति है वो आई थी 1978 में। अच्छा, खनिज की नीतियाँ होती क्या हैं, ये खनिज नीति है, ये क्या है ये नीतियाँ। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी खनिज निकल रहे हैं उनका प्रॉपर वे में सही तरीके से यूज हो, जो हमारा एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, उसे भी कोई नुकसान ना हो, और हम खनिज भी प्राप्त कर सकें, मतलब कि इको फ्रेंडली चलता रहे पूरा का पूरा सिस्टम। तो इसके हिसाब से सरकार क्या करती है, पूरा ध्यान रखती है। क्योंकि देखिए, मान लीजिए अगर किसी जगह से कोई पर्टिकुलर एक खनिज प्राप्त हुआ, या कोई भी ऐसी चीज है जो खुदाई के दौरान मिल रही है, तो लोग क्या है, लोगों में लालच आ जाएगा, तो आसपास के लोग हैं क्या कर देंगे, अंधाधुंध खुदाई करेंगे, वहां पर आसपास का एरिया उसको भी खोद डालेंगे पूरा का पूरा। तो उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं एनवायरमेंट जो कंडीशन है वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो पूरी चीजों का, सब चीजों का ध्यान रखा जाता है ना, प्रॉपर वे में काम हो, गुंडागर्दी ना हो, लड़ाई भिड़ाई ना हो किसी में। तो सरकार क्या है, अपने प्रॉपर अपने हिसाब से ऑर्डर वगैरह फॉलो करती है। हाँ, ये काम ऐसे होगा, ये ऐसा नहीं होगा, तो कुछ दिशा निर्देश जारी करती है, वो नीतियां जारी करती है। इन्हें कहा जाता है खनिज नीतियां। तो पहले तो 1978 में आई थी खनिज नीति। फिर कब आई, 1991 में, 90 और 91 में। फिर आई आपके 1994 में। फिर आई 2011 में। उसके बाद आई 2015 में। तो नवीनतम जो है वो 2015 वाली है, 4 जून 2015। 78 में, 1991 में, 94 में, 2011 में और 2015 में। अब नवीनतम खनिज जो नीति है उसका क्या है, मामला क्या है, क्या उद्देश्य है उसके। तो उसका उद्देश्य तो यह है कि खनिज आधारित नवीनतम जो उद्योग हैं आदिवासी व पिछड़े क्षेत्र में स्थापित किए जाए, जिससे कि वहाँ के जो आसपास के लोग हैं, आदिवासी जो लोग हैं या पिछड़े लोग हैं, वो क्या कर सकें, अपनी जो भी इनकम है उस इनकम को थोड़ा सा बढ़ा सकें, या उनको रोजगार मिले, ठीक है ना, वो भी सीखे कुछ ना कुछ। उन्होंने क्या है, प्रावधान रखे कुछ ना कुछ। इस नीति में क्या है, प्रावधान रखे गए। प्रावधान क्या थे कि 31 प्रधान और अप्रधान खनिजों के पट्टे न्यूनतम 4 हेक्टेयर पर ही जारी किए जाएंगे। ठीक है, यानी कि एक एरिया फिक्स कर दिया कि कम से कम 4 हेक्टेयर का एरिया तो होना चाहिए, वहीं पर आपको खनिजों का पट्टा मिलेगा। जो बलुआ पत्थर के जो खनिज के पट्टे हैं वो 1 हेक्टेयर पर जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, बजरी का जो खनन है इसके लिए न्यूनतम आपको 5 हेक्टेयर और मैक्सिमम 50 हेक्टेयर पर ही पट्टा जारी होगा। पट्टा जारी करने का मतलब क्या है, लाइसेंस प्रोवाइड किए जाते हैं खनन क्षेत्र के लिए। हाँ, ये प्रॉपर एक खनन क्षेत्र है, यहाँ से आपको लाइसेंस दिया रहा है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इस पर्टिकुलर खनिज को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अवैध खनन पर सजा का जो प्रावधान है 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया, और आर्थिक जुर्माना 25,000 से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। क्योंकि आपने सुना होगा कि रेत माफिया का नाम सुना होगा, चंबल नदी से रेत निकाला जाता है। तो वो माफिया कैसे है, मतलब गलती क्या है, नदी से अगर रेत निकल रहा है तो निकालने में दिक्कत क्या है। निकालने में दिक्कत है कि सरकार ने मना किया कि यहाँ से आप रेत मत निकालिए। अगर आप रेत निकालेंगे तो नदी है, नदी के लिए नुकसान है, नदी के लिए नुकसान है, नदी अपना रास्ता चेंज कर लेगी। ठीक है, एनवायरमेंटल जो कंडीशंस है वो सही नहीं है वहाँ पर जो एरिया है रेत निकालने का वो कम है। अगर आप उससे डिस्टर्ब करते हैं तो जो हमारा एनवायरमेंट है वो डिस्टर्ब होगा। लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं, वहाँ से रेत निकालते हैं, तो इनलीगल है। वो सरकार मना कर रही है, फिर भी आप निकाले तो इनलीगल है। इसी तरीके से सरकार लाइसेंस देती है प्रॉपर, हाँ आप यहाँ से निकालिए। लॉटरी वाले जो खनिज हैं, लॉक इन पीरियड जो है उनका 1 वर्ष रखा जाएगा, ये ऐसा कह रहे हैं। विवादित खनन क्षेत्रों के विवादों को सुलझाने के लिए एक सेटलमेंट कमेटी का गठन किया जाएगा। इसमें ये उद्देश्य रखा था, प्रावधान रखा गया इसका। नवीनतम खनिज नीति में मिनरल डायरेक्टरी का जो है वो प्रावधान रखा गया था, जिससे कि सही स्थिति और उत्पादन का पता चल सके कि हाँ सही स्थिति क्या है, उत्पादन की स्थिति क्या चल रही है, और खनिजों का जो जैसा भी काम हो रहा है वो कैसा क्या चल रहा है। इसके लिए मिनरल डायरेक्टरी का प्रावधान रखा गया। राज्य की जीडीपी में खनिजों का योगदान क्या है, 4.4% से बढ़ाया जाएगा।
खनिजों का जो वैज्ञानिक विदोहन है वो किया जाएगा। खनिज जो है उनके खनन के लाइसेंस की अवधि को 15 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दिया गया है। तो ये भी बड़ा एक इसमें क्या है, बड़ा फैसला था। अब देखिए, ये तो 2015 की बात थी। अब 2020 का जो विजन है वो क्या है? 2020 का इनका ये विजन था कि शुरुआत जो है 15 अगस्त 1999 से इसकी हुई थी। विजन रखा गया तो विजन 2020। उद्देश्य क्या थे? पहला उद्देश्य ये था खनिजों का वैज्ञानिक विद्वहन हो, ठीक है, साइंटिफिक विद्वहन हो, और उसके अलावा खनिजों का सतत पोषणीय विकास हो। राज्य की जो जीडीपी में खनिजों का जो योगदान है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए, उसको बढ़ाना है, और खनन क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना है, ताकि जो खनन क्षेत्र है वहाँ पर आधारभूत सुविधाएं होंगी तो वहाँ पर लोग क्या है, वहाँ पर जुड़े रहेंगे, काम करेंगे, और खनन क्षेत्र भी प्रॉपर तरीके से हो सकेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें है आपका कि खनिज जो है, खनिज संसाधन जो है उनके लिए क्या है, अलग अलग अपने पास में क्या है, कमेटियां बनी हुई हैं, अलग कैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। उन ऑर्गेनाइजेशंस का नाम पूछ लेते हैं, किसका गठन कब हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो पहला तो आता है राजस्थान स्टेट मिनरल एंड माइंस एंड मिनरल लिमिटेड। तो माइंस एंड मिनरल लिमिटेड है राजस्थान स्टेट का, ये है 1974 में बना था, मुख्यालय उदयपुर में। तो याद रखना RSMML का जो मुख्यालय है उदयपुर में है, और गठन हुआ था 1974 में। पहली जो नीति है वो 1974 में आई थी। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 1966 में बना था, मुख्यालय देवारी उदयपुर में, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। एक आता है जिंक स्मेल्टर प्लांट चंदेरिया चित्तौड़गढ़, 2005 में बना था ब्रिटेन का सहयोग से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से भी क्वेश्चन बना है। जिंक स्मेल्टर प्लांट हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। और नेक्स्ट है आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये कब बना? 1967 में, खेजड़ी झुंझुनू में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों एग्जाम में पूछे गए। हिंदुस्तान स्मेल्टर लिमिटेड जो जिंक स्मेल्टर लिमिटेड अलग है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड अलग है, और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड अलग है। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की जो ताम्र परियोजना कौन कौन सी है नानगना? एक तो खेतड़ी ताम्र परियोजना जो झुंझुनू में है, चंदवारी भी झुंझुनू में, और खोदरीवा कहाँ है? अलवर में। तो ये ध्यान रखना, इनकी ये परियोजनाएं हैं, ये कहाँ पर है? खोदरीवा में। ये ध्यान रखना, खोदरीवा कहाँ है? अलवर में। चंदवारी कहाँ? झुंझुनू में। खेतड़ी ताम्र परियोजना कहाँ? झुंझुनू में। तो ये जो इंपॉर्टेंट कुछ थे, इंपॉर्टेंट जो थी संस्थाएं वो भी मैंने बता दी हैं। खनिज जो था, इंपॉर्टेंट खनिज से रिलेटेड जितना भी डेटा था वो भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। अब ये मान के चलिए कि खनिज वाला जो टॉपिक है 100% अपन ने कवर कर लिया, बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, अब क्या करना है? अब हमको करना है क्वेश्चन, जिससे ये पता चले कि हमने खनिज पढ़ा है वो सही भी है नहीं है, क्वेश्चन आएंगे भी नहीं आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे जहां हम क्या करने वाले हैं, खनिज के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अब आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक ही काम करना है। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया है ना, और पूरा देख लिया है, नोट्स बना लिए हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं बनाए हैं तो ये नोट्स हैं, इन नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से? mybooklo.com से। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं और आपको लगता है कि हमारी तरफ से जो सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है ये प्रॉपर वे में अच्छा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस चैनल की ग्रोथ के लिए 1 रुपये का डोनेशन भी कर सकते हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप अपना फीडबैक दें, खराब लगा है, कुछ इंप्रूवमेंट चाहते तो भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहे, लाइव क्लासेस का भी शेड्यूल है वो भी आपके पास मिलता रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं MCQ क्वेश्चंस जो अपने आए हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में खनिज टॉपिक से। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।